मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार, सुप्रभात। क्लास 11th के अंदर अपने पास यूनिट चल रहा था बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इससे पिछली क्लास के अंदर आपको एक नंबरिकल क्वेश्चन टाइप बताया था, मूलानुपाती सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं और अपन अनुसूत्र कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, आज की क्लास के अंदर अपने पास जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपके अभिक्रियाओं की रस समीकरण नीति। ध्यान से समझे, थोड़ा थ्योरिकल टॉपिक है। अभिक्रियाओं की क्या है? रस समीकरण नीति। और फिर विलयन में आपके अभिक्रियाओं की रस समीकरण नीति। तो टॉपिक क्या है? अभिक्रियाओं की रस समीकरण नीति या अभिक्रिया की रस समीकरण नीति। अभिक्रिया की रस समीकरण नीति के बारे में बात कर रहे हैं, तो बड़ी ध्यान से समझिए। अब मेन शब्द जो है वो क्या है? रस समीकरण नीति। क्या है? रस समीकरण नीति। तो देखिए, सबसे पहले तो रस समीकरण नीति क्या है? देखिए, इंग्लिश वर्ड होता है इसके लिए स्टाइकियोमेट्री। क्या होता है? इंग्लिश शब्द इसके लिए क्या है? स्टाइकियोमेट्रिक आपके होता है। ठीक है ना? दो शब्द है इसमें एक्चुअल में। एक तो है इसमें आपका स्टाइकियोन का मतलब होता है तत्व, और मीट्रिक का मतलब होता है मापन। ठीक है ना? स्टाइकियोन का मतलब तत्व और मीट्रिक का मतलब क्या होता है? मापन होता है। ठीक है, अब इस परिभाषा को ध्यान से सुनना। देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अपन सब जानते हैं क्रियाकारक होता है और उत्पाद होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो चीजें होती है। एक तो मेन चीज क्या होता है? क्रियाकारक होता है, और क्रियाकारक से क्या बनता है? उत्पाद आपके बनता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एक तो क्रियाकारक होता है, और क्रियाकारक से क्या बनता है? उत्पाद बनता है। तो अब परिभाषा को ध्यान से सुनना। रस समीकरण नीति किसे कहते हैं? देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक वो उत्पाद के मध्य, किसके मध्य? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक व उत्पाद के मध्य जो मात्रात्मक संबंध बताए उससे अपन क्या कहते हैं? रस समीकरण नीति कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक व उत्पाद के मध्य जो आपके संबंध बताता है वो क्या कहलाती है? रस समीकरण नीति कहलाती है। तो क्रियाकारक व उत्पाद के मध्य जो मात्रात्मक संबंध अपने को बताए उससे अपन लोग क्या कहते हैं? रस समीकरण नीति कहते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक। अब इसमें एक बात और है भाई, क्या क्रियाकारक और उत्पाद के मध्य मात्रात्मक संबंध बताने से पहले वो समीकरण जो है वो समीकरण क्या होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रियाकारक और उत्पाद के मध्य मात्रात्मक संबंध बताने से पहले आप जो समीकरण काम में ले रहे हैं ना भाई, वो समीकरण क्या होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण लेके बताता हूँ। जैसे अपन सब जानते हैं ये अमोनिया का संश्लेषण है। ये मान लीजिए नाइट्रोजन है, ये मान लीजिए हाइड्रोजन है। ठीक है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाती है? अमोनिया बनाती है। क्या बनाती है? अमोनिया बनाती है। ये एक अपन ने समीकरण लिखा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बनती है? अमोनिया बनती है। अब समीकरण को देखने से अपने को पता चल रहा है कि भाई ये समीकरण संतुलित नहीं है। कारण इधर n के दो हैं, लेकिन हाइड्रोजन देखिए 3 दूनी क्या है? 6 है, और इधर क्या है? 2 मॉलिक्यूल है। तो ये समीकरण संतुलित नहीं है। अब इस समीकरण को संतुलित करने के लिए मैं यहाँ पर क्या लगा देता हूँ? 3 लगा देता हूँ। इस समीकरण को संतुलित करने के लिए मैंने ये क्या लगा दिया? 3 लगा दिया। वैसे आपको 10th क्लास में समीकरण कैसे संतुलित करते हैं वो सिखाया जाता है। 10th के पेपर में समीकरण संतुलन आता भी है। आपकी जो ऑफलाइन क्लास होगी तो उसमें भी आपको बताऊंगा मैं क्या कैसे समीकरण संतुलन किए जाते हैं। तो अब आपने इस समीकरण को संतुलित करने के लिए 3 का उपयोग किया। ये जो 3 है ना भाई साहब, इसको अपन क्या कहते हैं? रस समीकरण मिति गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? क्या कहते हैं? रस समीकरण मिति क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। ये जो आपने 3 लगाया ना भाई, इस 3 को अपन क्या कहते हैं? रस समीकरण मिति गुणांक कहते हैं। अब अगर आपको कह दे भाई क्या परिभाषा बनी इसकी रस समीकरण मिति गुणांक की? ठीक है, तो किसी भी समीकरण को संतुलित करने के लिए जिन अंकों का उपयोग करते हैं, किसी भी समीकरण को संतुलित करने के लिए जिन अंकों का उपयोग करते हैं
उन्हें क्या कहते हैं अपन, रस समीकरण मिति गुणांक। तो किसी भी समीकरण को संतुलित करने के लिए, किसी भी समीकरण को संतुलित करने के लिए, संतुलित करने के लिए जिन अंकों का उपयोग करते हैं, करने के लिए जिन अंकों का अपन उपयोग करते हैं उन्हें अपन लोग क्या कहते हैं, रस समीकरण मिति गुणांक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, रस समीकरण मिति गुणांक अपन लोग कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये कहलाता है आपके रस समीकरण मिति गुणांक। तो दो परिभाषाएं आपके निकल कर आ गई, एक तो आ गई रस समीकरण मिति की और एक आ गई रस समीकरण मिति गुणांक। तो फिर से सुन लीजिए, रस समीकरण मिति किसे कहते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारक व उत्पाद के मध्य जो संबंध बताए, जो मात्रात्मक संबंध बताए, वो क्या कहलाता है, आपके रस समीकरण मिति कहलाता है। लेकिन मैंने क्या कहा बेटे, मैंने कहा आप इनमें संबंध, क्रिया कारक उत्पाद में संबंध बताने से पहले आपकी जो इक्वेशन है, आपका जो समीकरण है, वो संतुलित होना चाहिए। ठीक है, तो फिर मैंने पहले एक असंतुलित समीकरण लिखा, फिर उसे क्या किया, संतुलित। ठीक है, अब आपने इसको संतुलित करने के लिए तीन जो काम में लिए है ना, आप कोई भी संतुलित करने के लिए ध्यान रखना, हमेशा आगे अंक लिखते हैं। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए जो अंक काम आ रहे हैं ना, उससे क्या कहते हैं, रस समीकरण मिति गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, रस समीकरण मिति गुणांक कहते हैं। ठीक है भाई, अब आपको देखिए एक उदाहरण लेके बता देता हूँ कैसे मात्रात्मक संबंधित कोई भी समीकरण के अंदर बता सकते हैं। ठीक है, तो एक रिएक्शन ले रहे हैं अपन लोग, देखिए वो रिएक्शन आप लोग कैसे मात्रात्मक संबंध अपन लोग बता सकते हैं। तो मात्रात्मक संबंध के अंदर जैसे मान लीजिए मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, आप सब जानते हैं, जानी पहचानी रिएक्शन लिख रहा हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट का अपन जब अपघटन करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। मैंने ये रिएक्शन पहले भी लिखी है, आपको याद हो तो द्रव्यमान संरक्षण का जब नियम पढ़ाया गया था उसमें ये रिएक्शन लिखी हुई है। तो सबसे पहले वही आणविक द्रव्यमान निकाल लेते हैं। कैल्शियम का 1 है, 1 का भार कितना होता है 40, कार्बन कितने हैं 1 है, 1 का भार कितना होता है 12, ऑक्सीजन कितना है 3, 1 का भार कितना होता है 16। ठीक है भाई, तो ये हो गए आपके 40 प्लस 12 प्लस 16 48। ठीक है, तो टोटल कितने ग्राम, 100 ग्राम। ठीक है, इसी तरह से उधर भी निकाल लेते हैं अपन। कैल्शियम का कितना बताया था 40 प्लस ऑक्सीजन का 16, टोटल कितने 56 ग्राम। ठीक है, इसका भी निकाल लेते हैं। कार्बन के 12, ऑक्सीजन के कितने 16 दूना 32 बराबर 44 ग्राम। ठीक है, और द्रव्यमान संरक्षण में बताया था इन दोनों की टोटल भी कितनी होती है 100 ग्राम। कितनी होती है 100 ग्राम। ठीक है भाई, अब इस समीकरण से आपको क्या क्या पता चलता है, देखिए मेन आप इसे दो रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है ना, सबसे पहला रिजल्ट क्या निकला कि इस अभिक्रिया के अंदर क्रिया कारक कौन है। तो पहला रिजल्ट तो ये निकलता है बेटे कि इस अभिक्रिया में आपका जो क्रिया कारक है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। क्रिया कारक कौन सा है, कैल्शियम का। इस रिएक्शन के अंदर क्रिया कारक कौन है, कैल्शियम का। ठीक है, उसके बाद में दूसरा रिजल्ट ये निकलता है इसमें उत्पाद कौन है। तो पता चल रहा है इसमें उत्पाद कौन कौन है, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड है और एक क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है। उत्पाद कौन कौन से हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कौन सी है कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है भाई, क्रिया कारक कैल्शियम कार्बोनेट, उत्पाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये पहला रिजल्ट निकल जाता है, यानी सभी क्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद, पहली बात। दूसरा, अब आप इस रिएक्शन को देख के क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि सर इसमें आपने 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया, इसमें क्या करते हैं 100 ग्राम, मात्रात्मक संबंध बता रहा हूँ, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जब आपने गर्म किया ना, तापीय अपघटन इसका किया, तो अपने को 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है। कितना मिल रहा है 56 ग्राम अपने को क्या मिल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। ठीक है,
100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया, 56 ग्राम तो कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है और 44 ग्राम आपको क्या प्राप्त हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रही है। 44 ग्राम क्या हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। अगर इसका एनटीपी पर आयतन का है ना जो फिक्स होता है, किसी भी गैस का एनटीपी पे आयतन 22.4 लीटर के बराबर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर 22.4 लीटर। तो इस तरह से अपन एक इक्वेशन को देख के ये मात्रात्मक संबंध बता सकते हैं। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का तापीय अपघटन किया तो 56 ग्राम तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिली और 44 ग्राम क्या प्राप्त हुई, कार्बन डाइऑक्साइड अपने को प्राप्त होती है। तो ये कहलाता है आपके अभिक्रियाओं की रस समीकरण मिति। क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रियाओं की क्या कहलाती है, रस समीकरण मिति कहलाती है। इसी तरह से देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपके जनरल शुरू कर देते हैं टॉपिक विलयन में रस समीकरण मिति। इसमें बता रहा हूँ आपके विलयन में रस समीकरण मिति, जिसमें क्या क्या पढ़ना है वो चीज आज अपन चर्चा कर लेते हैं। विलयन में रस समीकरण मिति, ठीक है भाई। तो जो 30 अगला टॉपिक अपने पास रहेगा, विलयन में रस समीकरण मिति। विलयन में रस समीकरण मिति। तो देखिए रस समीकरण मिति की डेफिनेशन तो अभी मैंने आपको बता दी, बताया भी क्रियाकारक उत्पाद का मात्रात्मक संबंध। लेकिन अब बात किसमें हो रही है, विलयन। तो सबसे पहले आपको थोड़ा विलयन के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में, विलयन। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बात पहले भी हो चुकी है, विलयन जो होता है, हाँ जो विलयन होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। जरूर याद रखें विलयन के बारे में। 12th क्लास में जब आप आएंगे तो पूरा सॉल्यूशन अपने पास एक चैप्टर भरा पड़ा है, ठीक है ना। तो अपन सब जानते हैं विलयन क्या चीज है। तो विलयन अपन सब जानते हैं दो चीजें हैं, एक तो होता है विलय और एक होता है विलय। विलयन में दो चीजें, एक तो विलय और एक क्या है भाइयों, विलायक होता है। एक तो विलय है और एक विलय। आप सब जानते हैं 10th में थोड़ी बहुत साइंस, जनरल साइंस में पढ़ा है आपने। विलय का मतलब होता है जिसे, विलय का मतलब क्या होता है, जिसे, और विलय का मतलब होता है जिसमें। विलय का मतलब क्या होता है, जिसमें, ठीक है। विलय का मतलब जिसे और विलय का मतलब क्या होता है, जिसमें। यानी जिसे और जिसमें, यानी जिसे घोला जाता है, ठीक है ना। जिसे घोला जाता है वो तो होता है विलय, ठीक है ना। और जिसमें घोला जाता है वो होता है विलायक, ठीक है ना। तो जिसे घोलते हैं वो तो विलय पदार्थ होता है और जिसमें घोलते हैं वो विलायक होता है। एक और पहचान होती है, याद रखना, विलय पदार्थ जो होता है वो हमेशा कम मात्रा में होता है। वो क्या होता है, कम मात्रा में होता है। और विलायक पदार्थ हमेशा क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है। विलायक पदार्थ क्या होता है, अधिक, ये कम मात्रा में और ये क्या है, अधिक मात्रा में होता है। जैसे उदाहरण भी बता दें आपको, मान लीजिए ये आपके जल है, ठीक है भाई, ये क्या है आपके जल है, ठीक है। इस जल के अंदर आपने, तो ये जल है, इस जल को आप क्या कहोगे, विलायक। ये क्या है, विलायक, ठीक है। अब आपने इसमें मान लीजिए शक्कर घोल दी, क्या घोल दी, शक्कर घोल दी। तो शक्कर इसमें क्या हो गया, विलय पदार्थ। शक्कर इसमें क्या हो गया, विलय पदार्थ। तो जल विलय हो गया, सॉरी जल विलायक हो गया और शक्कर क्या हो गई, आपके विलय पदार्थ हो गई। और दोनों को मिलाने से शक्कर का जलीय विलयन बन जाता है। क्या बन जाता है, शक्कर का क्या बन जाता है भाई, जलीय विलयन बन जाता है। तो ये विलयन का कंसेप्ट क्लियर रखें। दो चीजें होती है इसमें, विलय और विलायक, ठीक है। विलय कम है और विलायक ज्यादा। जैसे पानी ज्यादा लेते हैं, शक्कर कम लेते हैं, अपन सब जानते हैं इस बात को, ठीक है ना। तो अब देखिए इस विलयन की रस समीकरण मिति के अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। इसके अंदर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सब पे नंबरिकल भी बताऊंगा। एक तो इसमें आपको मैं मोलरता के बारे में, किसके बारे में, जो 12th में भी पढ़नी है, मैं अकॉर्डिंग टू 12th के हिसाब से बता दूंगा। ये आपको मोलरता पढ़नी है। मोलरता के अलावा एक इसमें आपको मोललता बताऊंगा। क्या बताऊंगा, मोलरता, मोललता। तीसरी नॉर्मलता भी आपको इसमें बता दी जाएगी।
क्या बताई जाएगी? मोलरता, नॉर्मलता, और एक चौथी चीज आपके सिलेबस में है नहीं है, लेकिन आपको मोल बिन के बारे में भी बताऊंगा। किसके बारे में बताऊंगा? मोल बिन के बारे में भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। आपके 11th में तो सिर्फ ये 3-4 चीजें ही हैं। 12th में जब जाते हैं विलियन के अंदर, है ना, आपके कम से कम 10 से 11 चीजें पढ़नी पड़ती है इसके अंदर। मोलरता है, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोल बिन, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पीपीएम, पीपीबी, ठीक है ना। 9 टॉपिक होते हैं, सब पे नंबरिकल होते हैं, लेकिन वो 12th का मैटर है, वहाँ 12th में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ विलियन की रस समीकरण विधि के अंदर 4 चीजें, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, और क्या है, मोल बिन वगैरह है। इन चीजों के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है भाई। इन सब पे एक एक नंबरिकल भी आपको बताऊंगा। पहले परिभाषा, फिर फॉर्मूला, और फिर उन पर क्या है, एक एक नंबरिकल आपको करवाया जाता है, ठीक है भाई। तो ये इस तरह से अपन ने जो टॉपिक शुरू किया था, पहले अभिक्रियाओं की रस समीकरण मिति आपको पूरी बता दी गई। अब विलियन की रस समीकरण मिति, विलियन आपको बता दिया है कि विलियन की रस समीकरण मिति के जो टॉपिक हैं, ये आपके नेक्स्ट पीरियड के अंदर आपको बताऊंगा, ठीक है भाई। तो इस तरह से अपन लगभग पाठ समाप्ति की ओर चल रहे हैं, लेकिन कुछ छोटे मोटे और भी बातें हैं, जैसे इक्विवेलेंट वेट है, तुल्यांक की बार वगैरह है, तो अगले पीरियड के अंदर आपको बताए जाएंगे, ठीक है भाई। तो ये जो चीज आपको बताई गई है, इन सब बातों को अच्छी तरह से आप लोग पढ़े, ठीक है ना। जो परिभाषाएं हैं बताई गई है, उनको सुनिए वीडियो में, है, फिर आप लोग उसको लिखने का प्रयास करें, ठीक है भाई। तो इस तरह से ये आपके विलियन, पहले अभिक्रियाओं की रस समीकरण मिति, और फिर किसमें भी आपके विलियन में रस समीकरण मिति, ठीक है बेटे। तो अच्छी तरह से पढ़िए, धन्यवाद।